डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने गियर और गियर ड्राइव के अंदर हम लोगों ने देखा था कि गियर क्या है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, टर्मिनोलॉजी ऑफ अ गियर्स। एग्जाम्पल के तौर पे गियर का पिच किसको कहा जाता है, या फिर हम लोग रूट डायमीटर किसको कहते हैं, एडेंडम किसको कहते हैं, डिडेंडम किसको कहते हैं, पीस सर्कल किसको कहते हैं। इन सभी टर्म्स के बारे में जानकारी हासिल की थी। इसके अलावा टाइप्स ऑफ गियर्स देखे, जिसके अंदर बहुत सारे गियर्स के बारे में हम लोगों ने जानकारी ली, जैसे कि स्पर गियर हो गया, बिवेल गियर हो गया, स्पाइरल बिवेल गियर हो गया, स्ट्रेट टूथ बिवेल गियर हो गया, माइटर गियर हो गया, हेलिकल गियर हो गया, हेरिंगबोन गियर हो गया, वर्म एंड वर्मिल हो गया, रैक एंड पिनियन हो गया। इसके अलावा एक और गियर है जिसे कहा जाता है हाइपॉइड गियर, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं आज के इस क्लास के अंदर। इसके अलावा हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन्स देखे, जैसे सिंपल गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन। सिंपल गियर ट्रेन किसको कहते हैं, जिसके अंदर शाफ्ट के ऊपर एक ही गियर लगा हुआ रहता है, ऐसी गियर की असेंबली सिंपल गियर ट्रेन के नाम से जानी जाती है। और कंपाउंड में क्या होता है कि एक ही शाफ्ट के ऊपर बहुत सारे गियर लगाए जाते हैं, ऐसी जो असेंबली होती है उनको हम लोग कंपाउंड गियर ट्रेन कहते हैं। सो सिंपल गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन क्या होते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, कहाँ भी उनका इस्तेमाल किया जाता है, उनका वेलोसिटी रेशियो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, वी लर्न दिस थिंग्स इन प्रीवियस क्लास। अभी हमें इस क्लास के अंदर हाइपॉइड गियर क्या है वो देखना है। इसके अलावा गियर का वेलोसिटी रेशियो कैसे निकाला जाता है, गियर ट्रेन का रेशियो कैसे निकाला जाता है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स को हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। उसके बाद में हम लोग गियर टूटने के बाद उसको किस तरीके से जोड़ा जाता है वो मेथड्स यहाँ पे समझने वाले। सो फर्स्ट हम लोग जो देखने वाले दैट इज नोन एज अ हाइपॉइड गियर। हाइपॉइड गियर की अगर हम लोग बात करें तो ये गियर जो होता है ये एक एडवांस टाइप का बिवेल गियर होता है। लेकिन बिवेल गियर के जो टीथ होते हैं, तो अगर हम लोगों ने बिवेल गियर के बहुत सारे टाइप्स देखे, उसके अंदर हाइपॉइड गियर में क्या होते हैं कि इसकी जो टीथ होते हैं स्पाइरल शेप में होते हैं। स्पाइरल मतलब घुमावदार, इसको हम लोग घुमावदार कहते हैं। स्पाइरल का मतलब होता है घुमावदार। जैसे स्प्रिंग होती है तो स्प्रिंग का शेप कैसे रहता है, दैट इज नोन एज अ स्पाइरल या हेलिकल हम लोग बोल सकते। तो वैसे वो स्पाइरल शेप इनका होता है या हेलिकल शेप होता है, लेकिन ये कैसा होता है, ये ज्यादा घुमावदार होते हैं, ये ज्यादा घुमावदार होते हैं। इसके अलावा ये जो टीथ हम लोग देख रहे हैं, इस टीथ के ऊपर का जो सरफेस होता है या ऊपर का जो पोर्शन होता है जिसको हम लोग लैंड कहते हैं, ये सेक्शन जो होता है ये थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है, कॉन्वेक्स होता है। जो हमारे मंदिर या मस्जिदों के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो ये डोम शेप जैसे रहता है, घूमट के जैसा, वैसा यह घूमटाकार शेप बना हुआ रहता है, थोड़ा सा उभरा हुआ, सेंटर में उभरा हुआ रहता है और बाजू में ये नीचे की तरफ झुका हुआ रहता है। इसके अलावा अगर हम लोग पिनियन की बात करें, पिनियन मतलब क्या है, इस गियर असेंबली में छोटा गियर जो रहता है दैट इज नोन एज अ पिनियन। ये साइज में छोटा रहता है और पिनियन के जो टीथ होते हैं ये ज्यादा घुमावदार होते हैं। अगर हम लोग देखेंगे तो पिनियन के टीथ देखो, यहाँ पे हम लोग ड्राइंग में आपको एरो से मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे सभी जगह पे जो पिनियन है उसके अगर हम लोग टीथ की बात करें तो जो बड़े वाला गियर है उससे छोटे वाले पिनियन के जो टीथ होते हैं ये ज्यादा घुमावदार होते हैं। और दोनों कंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस होती है, तो जैसे हम लोगों ने देखा कि नीचे वाला जो बड़ा गियर है उसके टीथ जैसे उभरे हुए होते हैं, वैसे ही ये अंदर की तरफ मुड़े हुए रहते हैं। मतलब एक टीथ का शेप आपको कॉन्वेक्स मिलेगा तो दूसरे टीथ का शेप आपको कैसे मिलेगा, कॉनकेव। कॉनकेव का मतलब कैसे होता है, जैसे कि हमारे घर में कढ़ाई होती है तो ये कढ़ाई कैसे होती है, अंदर की तरफ घूमी हुई। तो जैसे मैं एरो में आपको यहाँ से एरो से दिखा रहा हूँ वो शेप कैसा रहता है, तो ये अंदरूनी भाग जो रहता है यहाँ से ये नीचे की तरफ जाता है और फिर ये उभर जाता है। मतलब क्या है, एक कढ़ाई के जैसा ये यहाँ पे क्या किया गया है, खड्डे के जैसा शेप बनाया गया है, जिसकी वजह से इसका काम करने का तरीका और उसकी एफिशिएंसी बहुत ही अच्छी होती है। तो बिवेल गियर के टाइप्स में सबसे बढ़िया वर्क करता है, इसीलिए इस गियर का जो यूज है ये ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे डिफरेंशियल गियर बॉक्स जो रहते हैं इंजन्स के अंदर इस्तेमाल में आने वाले, व्हीकल्स के अंदर इस्तेमाल में आने वाले, उन डिफरेंशियल गियर बॉक्स के अंदर हमें हाइपॉइड गियर की असेंबली हमेशा देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमें देखना है दैट इज नोन एज अ वेलोसिटी रेशियो और स्पीड रेशियो। वेलोसिटी रेशियो और स्पीड रेशियो दोनों सेम है। ये गियर ट्रेन जो होती है उस गियर ट्रेन के अंदर एक गियर ड्राइवर के तौर पे बिठाया जाता है, दूसरा होता है ड्रिवन। सो वेलोसिटी रेशियो या स्पीड रेशियो जब फाइंड आउट करना होता है
तो ये एक ऐसा रेशो है, ये ड्राइवर गियर से ड्रिवन गियर का रेशो बताया जाता है। मतलब ड्राइवर गियर से ड्रिवन गियर का रेशो मतलब ही वेलोसिटी रेशो के नाम से पहचाना जाता है। तो रेशो का मतलब होता है गुणोत्तर। तो ये किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा दिया गया है, स्पीड रेशो और वेलोसिटी रेशो इज इक्वल टू n1 डिवाइड बाय n2 इज इक्वल टू t2 डिवाइड बाय t1। तो n1 का मतलब क्या है, तो n1 का मतलब होता है ड्राइवर गियर के रोटेशंस, आरपीएम, ड्राइवर गियर के रोटेशंस या चक्कर हम लोग बोलते हैं, मतलब ये आरपीएम। n2 का मतलब क्या होता है, तो ड्रिवन गियर जो होता है उसके टीथ, मतलब क्या है, ड्राइवर गियर। n1 का मतलब क्या है कि ड्राइवर गियर के रोटेशंस या आरपीएम डिवाइड बाय n2 का मतलब क्या है, जो ड्रिवन गियर है उसके टीथ कितने हैं, नंबर ऑफ टीथ, इज इक्वल टू t2 का मतलब क्या है, तो ड्रिवन गियर के टीथ, ड्रिवन गियर जो है उसके टीथ, नंबर ऑफ टीथ कितने हैं उसकी वैल्यू t2 की जगह पे आएगी, डिवाइड बाय t1। t1 का मतलब क्या है, तो ड्राइवर गियर जो होता है वो ड्राइवर गियर के टीथ कितने हैं वो यहां पे उसकी वैल्यू आएगी। सो इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, स्पीड रेशियो और वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ गियर ट्रेन, ऑफ अ गियर ट्रेन। गियर ट्रेन का स्पीड रेशियो और वेलोसिटी रेशियो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गियर ट्रेन क्या होती है, तो गियर असेंबली, गियर ट्रेन का मतलब होता है गियर असेंबली, एक जगह जहाँ पे बहुत सारे गियर्स को इकट्ठा जोड़कर हम लोग पावर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं, उस समय पे हम लोग उस असेंबली को या गियर के असेंबली को हम लोग गियर ट्रेन के नाम से जानते हैं। सो गियर ट्रेन का जो स्पीड या वेलोसिटी रेशियो फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया है। तो इसके बाद हमें जो देखना है दैट इज नोन एज अ ट्रेन वैल्यू। ट्रेन वैल्यू जो होती है, मतलब ट्रेन वैल्यू मतलब रेलवे नहीं, तो यहाँ पे ट्रेन वैल्यू का मतलब होता है गियर ट्रेन की जो वैल्यूज होती है वो वैल्यूज कैसे फाइंड आउट की जाती है, ये हमेशा रिवर्स रहती है। मतलब ही क्या है, तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये इस प्रकार से बताई जाती है कि ड्रिवन का स्पीड रेशियो वैल्यू और ड्राइवर का स्पीड रेशियो वैल्यू, ड्राइवर गियर का स्पीड रेशियो वैल्यू, दोनों का जब दोनों वैल्यूज का जब रेशियो निकाला जाता है तब हमें क्या मिलता है, तो गियर ट्रेन वैल्यू मिलती है। सो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा दिया गया है, सो ट्रेन वैल्यू इज इक्वल टू या गियर ट्रेन वैल्यू इज इक्वल टू n2 डिवाइड बाय n1 इज इक्वल टू t1 डिवाइड बाय t2। n2 का मतलब क्या है, तो ड्रिवन गियर जो होता है उस ड्रिवन गियर के नंबर ऑफ टीथ कितने हैं वो, n1 का मतलब क्या होता है, तो ड्राइवर गियर के रोटेशंस, आरपीएम मतलब चक्कर, वही t1 का मतलब क्या होता है, ड्राइवर गियर के टीथ, और t2 का मतलब क्या होता है, तो ड्रिवन गियर के टीथ। सो नंबर ऑफ टीथ कितने हैं ड्राइवर के और ड्रिवन के, वो t1 और t2 से दर्शाए जाते हैं। सो इस फॉर्मूले में जो वैल्यूज है वो वैल्यूज डालने के बाद हमें क्या मिलता है, गियर ट्रेन वैल्यू मिल जाती है। सो ये दो फॉर्मूलेज है जिससे हमें रिलेटेड टू गियर क्या मिलती है, ये जानकारी मिलती है कि गियर ट्रेन का जो रेशो है या वेलोसिटी रेशो है या स्पीड रेशो है वो कितना है, मतलब कितना स्पीड से वो पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं, मोशन को ट्रांसमिट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो वैल्यू मिल जाती है। और गियर ट्रेन की वैल्यू मिलती है, मतलब तो गियर ट्रेन का चलने का तरीका या उसका स्पीड और गियर की काम करने की ताकत या एफिशिएंसी, ये दोनों चीजें हम लोगों को थ्रू दिस फॉर्मूला समझ में आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमें जो देखना है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिपेयरिंग गियर टीथ। तो गियर जो है ये कंटिन्यूसली वर्क करते हैं, सही तरीके से रख रखाव करने के बाद एक पर्टिकुलर समय के बाद गियर्स खराब हो सकते हैं, उनको रिपेयरिंग की जरूरत हो सकती है, या फिर सही तरीके का मेंटेनेंस ना रखने की वजह से भी गियर टूट जाते हैं, या गलत तरीके का फीडिंग होना, ऑपरेशन को बीच में ही रोक देना, गलत तरीके का स्टॉपेज ऑफ मशीन्स, इसकी वजह से गियर टूटने के चांसेस बढ़ते हैं। तो मशीनों के अंदर गियर को इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो विदाउट ड्रॉपेज एफिशिएंटली पावर या मोशन को ट्रांसमिट करना है तो हम लोग गियर का इस्तेमाल करते हैं। सो ये हाई टॉर्क पे काम करने वाली चीज है गियर,
हाई स्पीड, हाई टॉर्क, हाई लोड के साथ में काम करने वाली चीज़ है। सो गलत तरीके का कोई भी ऑपरेशंस गियर को डैमेज कर सकता है, खराब कर सकता है। तो उनके खराबी के अनुसार या गियर के टूटने फूटने के अनुसार गियर को रिपेयर करने के भी अलग अलग मेथड जो है वो इस्तेमाल में लाए जाते हैं। और उनमें से पहला मेथड होता है वेल्डिंग मेथड। उसमें से पहला मेथड जो है उसे कहा जाता है वेल्डिंग मेथड। सो वेल्डिंग करके हम लोग क्या करते हैं, यदि किसी कारणवश गियर का दाता जो है या टीथ जो है टूट जाए और उसको मरम्मत करने की जरूरत हो, तो वेल्डिंग के जरिए उसको हम लोग क्या करते हैं, रिपेयर करने का काम करते हैं। सो इस मेथड में टूटे हुए टीथ के जगह पर वेल्डिंग के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, मेटल को भर देते हैं। जैसे हम लोग ड्राइंग में देख रहे हैं टीथ टूटा हुआ टीथ यहाँ पे दिखाया गया है और बाद में उसको क्या किया गया है, वेल्डिंग से उन गियर के टीथ को भर दिया गया है। तो इस प्रकार से उसको भर दिया जाता है वेल्डिंग से और फाइलिंग मशीनिंग करके टीथ को पर्टिकुलर शेप और साइज में बना लिया जाता है। तो ये ध्यान में रखना है, ये करते समय क्या किया जाता है, जो सही तरीके का टीथ है, जो ड्राइंग में मैं एरो से आपको दिखा रहा हूँ, इन टीथ का एक प्रोफाइल बनाया जाता है। प्रोफाइल बनाना मतलब क्या है, किसी प्लेट के ऊपर जैसे हम लोग देखते हैं हमारे पास में शीट मेटल होती है या हार्ड कार्डबोर्ड होता है, उसके ऊपर ये प्रोफाइल बनाई जाती है। और फिर जो खराब टीथ है उसको वेल्ड करने के बाद जब हम लोग फाइलिंग मशीनिंग ऑपरेशन करके उसको बाजू वाले टीथ के जैसा शेप बनाने की कोशिश करते हैं, तब वो प्रोफाइल का इस्तेमाल यहाँ पे गेज की तरह किया जाता है या टेम्पलेट की तरह किया जाता है। और ये टीथ सही तरीके से बन रहा है कि नहीं वो हम लोग बार बार उसके थ्रू चेक करते हैं। तो जिसकी वजह से हम लोग गियर को इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। जब ये टीथ सही तरीके से साइज में शेप में बन जाए तो हम लोग क्या करते हैं, गियर को दोबारा उसकी जगह पे फिट करते हैं, ऑयलिंग ग्रीसिंग करके मशीन को चलाने का काम करते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिसकी वजह से हम लोग गियर को इंस्टेंटली रिपेयर कर सकते हैं। सो ये तरीका सबसे ज़्यादा कहाँ पे इस्तेमाल में लाया जाता है, तो ये तरीका सबसे ज़्यादा जब कोई गियर का कोई टीथ पर्टिकुलर जगह पे काम करना बंद कर दे, मतलब वो घिसा हुआ है और वो घिसावट की वजह से वो स्लिप हो रहा है, तो ऐसे समय पे इनको क्या किया जाता है, वेल्डिंग के द्वारा भर दिया जाता है। तो ये कब इस्तेमाल में आता है, तो कम से कम डैमेज या क्षति जब गियर के टीथ की हुई रहती है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें और एक तरीका भी है, जहाँ पे बहुत सारे टीथ डैमेज हो रहे हैं, टूट गए हैं, तब ऐसे सिचुएशन में या कंडीशन में क्या किया जाता है, वहाँ पे मेटल के पीस को वेल्ड करके जोड़ दिया जाता है और फिर उसको टीथ का शेप देके क्या करते हैं, उस गियर को इस्तेमाल में लाते हैं। तो वेल्डिंग मेथड जो है वो दो तरीके से इस्तेमाल में लाई जाती है। अगर गियर का टीथ घिसा हुआ है या उसका शेप बिगड़ा है तो उसको वेल्डिंग से भर दिया जाता है, जैसे हम लोग यहाँ पे ड्राइंग में मैं एरो से दिखा रहा हूँ। बाद में वो शेप जो होता है टीथ का इस प्रकार से दिखता है, फिर उसको फाइलिंग से मशीनिंग से ग्राइंडिंग से उसको फिनिश करके पर्टिकुलर जो एग्जिस्टेंट टीथ होते हैं जो सही शेप में होते हैं उनके जैसी उसकी प्रोफाइल बनाई जाती है और फिर उस गियर को असेंबल करके दोबारा मशीनों को चलाया जाता है। तो वेल्डिंग मेथड के द्वारा हम लोग इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, गियर को रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो गियर टीथ को रिपेयर करने की और एक मेथड है, दैट इज नोन एज अ डोटेल मेथड। डोटेल मेथड मतलब क्या है, जहाँ पे गियर के टीथ टूटे हुए रहते हैं, खराब हुए रहते हैं, तो ऐसी जगह पे क्या किया जाता है, डोटेल कटर का इस्तेमाल किया जाता है और डोटेल कटर के थ्रू डोटेल स्लॉट बनाया जाता है। देखो यहाँ पे मैं आपको एरो से दिखा रहा हूँ, इट इज नोन एज अ डोटेल स्लॉट। सो मशीनिंग करके ये स्लॉट बनाया जाता है। ये कब किया जाता है, जब गियर के ऊपर के एक ही लाइन में बहुत सारे टीथ डैमेज हो चुके हो या टूट चुके हो, तो ऐसी जगह पे हमें टीथ का दोबारा बनाना जरूरी होता है और वो टीथ एक से ज्यादा है और एक ही लाइन में है या एडजेस्टेंट है, मतलब एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं एरो से आपको जो दिखा रहा हूँ, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये टीथ की जो लाइन है या कतार है वो पूरे तरीके से डैमेज या क्षतिग्रस्त हो गई है, खराब हो गई है, टूट गई है। तो उसको रिपेयर करने के लिए क्या किया जाता है, उतने सेक्शन में डोटेल बनाया जाता है। डोटेल बनाने के बाद वहाँ पे डोटेल स्लॉट बनाने के बाद वैसा ही एक डोटेल पीस जो होता है मेटल का वो बना के वहाँ पे फंसाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग वो देख रहे हैं और ये होने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, उसको वेल्ड कर देते हैं, नीचे के साइड से उसको वेल्ड करते हैं कि वो अपनी जगह से ना हिले। कुछ में क्या किया जाता है,
वो वेल्ड करने के बजाय वहां पे क्या करते हैं, अंदर से थ्रेडिंग करते हैं और स्क्रूइंग करके उसको लॉक कर दे। दो तरीके से आप यहाँ पे वेल्डिंग करके भी इसको जोड़ सकते हो गियर के साथ में, या फिर स्क्रूइंग करके नट बोल्ट के थ्रू, जिसको हम लोग ग्रब स्क्रू कहते हैं, तो ग्रब स्क्रू के थ्रू भी इसको क्या कर सकते हैं, आप लॉक कर सकते हो। ये होने के बाद क्या किया जाता है, गियर टीथ का प्रोफाइल इसके ऊपर बनाया जाता है और सेम साइज के गियर के टीथ जो है वो यहाँ पे उस पार्ट के ऊपर बनाए जाते हैं। जब ये बन जाते हैं तो उनको मशीन के ऊपर लगा के मशीन को चलाया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग डोटेल मेथड के द्वारा क्या करते हैं, गियर के टीथ जो है या गियर को रिपेयर जो है वो करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो तीसरा तरीका, उसको कहा जाता है रिपेयर ऑफ गियर टीथ बाय स्टड और स्क्रू। स्टड और स्क्रू के द्वारा क्या करना है, गियर टीथ को रिपेयर करना है। उसकी मेथड दिखाई गई है। अगर कोई एक टीथ पूरे तरीके से डैमेज है, क्षतिग्रस्त है, और वहां पे हमें उस टीथ को बनाना है, मतलब पूरे तरीके से टीथ टूट गए, यहाँ पे हम लोग जैसे देख रहे हैं टीथ पूरे तरीके से टूट गए, तो उसका मेथड क्या होता है कि स्क्रूइंग के द्वारा। तो यहाँ पे क्या कर दिया जाता है कि इस मेथड में जिस जगह पर गियर का टीथ टूटा है उसे प्लेन किया जाता है। जो हम लोग ड्राइंग में देख रहे हैं, पहला क्या किया है, उसको प्लेन कर दिया गया है। उसके बाद वहां पर ड्रिल होल किया जाता है और उसके बाद उसके अंदर टैपिंग की जाती है। टैपिंग मतलब थ्रेड बनाते हैं। इसके बाद टूटा हुआ जो टीथ होता है उसके आकार और साइज के अनुसार क्या करते हैं, वो थ्रेड बना के उसके अंदर स्टड लगा दिए जाते हैं, थ्रेडेड स्टड लगाते हैं और फाइलिंग करके टूटे हुए टीथ के शेप और साइज का टीथ वहां पे बनाया जाता है। मतलब क्या है, ये स्टड वहां पे लगा दिए जाते हैं। ये टेम्पररी पर्पस का काम है। जब हम लोग अगर गियर टूटा है और हमें काम करना ही है, जब तक नया गियर ना आए तब तक उस मशीन को चलाने के लिए क्या किया जाता है, तो ये तरीका इस्तेमाल में लाया जाता है। यहाँ पे क्या करते हैं, थ्रेडिंग करते हैं, उसके अंदर वो स्क्रू डाल दिए जाते हैं या नट बोल्ट लगा दिए जाते हैं और बोल्ट के हेड्स को काट दिया जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, एक इक्वल हाइट के ऊपर वो काटने के बाद क्या करते हैं, फाइलिंग करके ये जो गियर का शेप है, गियर टीथ का शेप है, वो शेप उनको दिया जाता है। यहाँ पे कोई वेल्डिंग नहीं होता है, खाली उसको क्या किया जाता है, शेप दिया जाता है। तो इसके लिए जो गियर टीथ की नीचे की रूट की थिकनेस होती है, जैसे हम लोग यहाँ पे टीथ की थिकनेस देख रहे हैं, ये गियर टीथ के थिकनेस से थोड़ा सा बड़ा जो नट बोल्ट होता है, सॉरी बोल्ट होते हैं या स्टड्स होते हैं डायमीटर के, वो बड़े डायमीटर के स्टड्स यहाँ पे लगाए जाते हैं और फिर बैठने के बाद ही उनको शेप दिया जाता है, जिसकी वजह से हमें सही थिकनेस का गियर का टीथ जो है यहाँ पे बना सके और जिसकी वजह से वो बैठने के बाद आपका गियर सही तरीके से काम करता है। तो शेप मिलने के लिए क्या किया जाता है, फाइलिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, मशीनिंग करते हैं और वो शेप प्रोवाइड करते हैं। डिपेंड्स होता है आपका एक्यूरेसी वर्क कैसा है उसके ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो रिपेयर ऑफ गियर टीथ बाय रिवेटिंग मेथड। तो रिवेटिंग मेथड के द्वारा ये कैसे किया जाता है, तो यहाँ इस मेथड में टूटे हुए जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, उसके आकार का एक टीथ जो है ये बना लिया जाता है और साथ में उसी आकार की दो प्लेट जो है वो प्लेट बना दी जाती है, जिनको हम लोग टीथ के साथ गियर के ऊपर लगाकर रिवेटिंग से उसको जोड़ देते हैं। मतलब क्या है कि जो गियर का टीथ टूटा हुआ है, जैसे हम लोग देख रहे हैं, और उस गियर को हमें इंस्टेंटली चलाना भी है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, वो गियर जो है उस गियर को बना लिया जाता है, गियर को उस प्लेट के साथ में जोड़ दिया जाता है और प्लेट को रिवेटिंग करके गियर के ऊपर ही लॉक कर दिया जाता है, जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो जिसकी मदद से क्या होता है कि वो जो टीथ है, वो टीथ उस जगह पे अपने आप को सही तरीके से होल्ड कर पाता है। लेकिन ये कैसा होता है कि रिवेटिंग के द्वारा जब हम लोग ऐसा काम करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो गियर जो है वो सही तरीके से काम नहीं करता। तो ऐसे टाइप का थ्रू रिवेटिंग जो गियर रिपेयर किया जाता है वो उन जगह पे इस्तेमाल में लाया जाता है, या ऐसे टाइप का रिपेयरिंग वर्क उन जगहों पे काम में आता है जहाँ पे लाइट वर्क है, मतलब ज़्यादा लोड नहीं है, ज़्यादा स्पीड नहीं है, नॉर्मली गियर काम कर रहा है, नॉर्मली फंक्शनिंग कर रहा है। ऐसी जगहों पे क्या करते हैं, इस तरीके का रिपेयरिंग वर्क जो है वो रिपेयरिंग वर्क काम में आता है।
तो ये हम लोगों ने जान लिया कि गियर को किस तरीके से रिपेयर करते हैं। तो रिपेयर करने के बाद गियर को सही तरीके से फिट करना ज़रूरी है। सो जिन दो गियर को आपस में मैच करना है या जोड़ना है, उनके टीथ को पिच के बराबर होना चाहिए। मतलब दोनों का टीथ का जो पिच होता है वो इक्वल होना चाहिए, ये डिफरेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो गियर काम नहीं करेंगे। तो सही पिच वाले गियर ही एक दूसरे के साथ में सही तरीके से मैच कर सकते हैं। उसके बाद ध्यान में रखना है कि गियर को मैच करते समय, जोड़ते समय क्लियरेंस जो है वो क्लियरेंस रखना ज़रूरी है। अगर क्लियरेंस नहीं रखेंगे तो ज़्यादा फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन की वजह से गियर घिस के अपना सही तरीके का पावर ट्रांसमिशन का काम जो है एफिशिएंटली नहीं कर पाएंगे। उसके बाद ये ध्यान में रखना है कि गियर की फिटिंग करते समय हमेशा ईजा होने की या चोट लगने की आवश्यकता होती है। मतलब क्या है कि जब आप गियर फिटिंग कर रहे हो उस समय पे आपको हाथों को चोट लग सकती है। क्यों? तो गियर की जो एजेस होती है उनको हमेशा शार्प ही रखा जाता है। अगर वो शार्प नहीं रहेंगी, ब्लंट रहेंगी, तो सही तरीके से एक दूसरे के साथ में फिट नहीं हो पाएगी या स्लिपरेज के चांसेस बढ़ा सकती है। तो उस समय पे हमेशा आपको दस्ताने पहने हैं और फिर ही गियर को फिट करना है। फिटिंग करते समय अगर आपको कहीं पे स्ट्राइक करना है, अगर रिक्वायर्ड है कि गियर को बिठाते समय हाथों को लगने का चांसेस है। और क्यों? क्योंकि गियर को थोड़े प्रेशर से वहाँ पे बिठाना है और ऐसे समय पे आपको हाथों को लग भी सकता है। उसके अलावा आप नॉर्मल प्रेशर से उसको नहीं डाल सकते। तो ऐसे समय पे हाथों को लगना है, आपके पास सेफ्टी ग्लोव्स नहीं है, तो क्या करना है? तो आपको वहां पे हाथों के प्रेशर की जगह पे वहां पे स्ट्राइक करने की जरूरत पड़ती है या आवश्यकता होती है। तो ऐसे स्ट्राइकिंग करते समय सॉफ्ट हैमर हमारे पास में होना जरूरी है। तो हमेशा गियर की फिटिंग करते समय आपके पास सॉफ्ट हैमर होना जरूरी है, तभी आप सही तरीके से स्ट्राइक करके गियर को फिट कर सकते हैं। क्योंकि गियर फिटिंग ऐसा है जहां पे इंजुरीज होने के चांसेस भी होते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना है। फिर गियर को फिटिंग करने के बाद पावर से स्टार्टअप देने से पहले गियर को हाथों से घुमाकर चेक करके लेना चाहिए कि वो सही तरीके से मोमेंटम कर रहा है कि नहीं। अगर वो नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है? आप अगर मशीन को डायरेक्टली स्टार्ट करोगे विदाउट रोटेशन बाय हैंड, तो क्या होगा? अगर उसके मोमेंटम में कोई प्रॉब्लम है, खराबी है, गियर सही तरीके से नहीं फिटा है, तो घूमते समय वो टूटने के चांसेस भी होते हैं। इसीलिए हाथों से फ्रीली घुमा के उसको चेक करना चाहिए। गियर का जब आप यूज कर रहे हो तो वो गियर कहाँ पे इस्तेमाल में हो रहा है, किस तरीके से पावर को ट्रांसमिट कर रहा है, उसके हिसाब से आपको ग्रीस या ऑयल का इस्तेमाल जो है वो करना जरूरी है। फिर ये इस्तेमाल कंटिन्यूसली करना है या फिर पीरियोडिकली करना है, वो आपके ऊपर तय करता है और मशीन के वर्केबिलिटी के ऊपर तय करता है। ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो रिपेयर ऑफ गियर टीथ क्या है वो भी हम लोगों ने समझ लिया, और उसको किस तरीके से फिटिंग करते हैं ये भी हम लोगों ने समझ लिया। अभी इसके बाद जो हमें देखना है उसे क्या कहते हैं हम लोग? लुब्रिकेशन मेथड ऑफ गियर ट्रेन। लुब्रिकेशन मेथड गियर ट्रेन की किस प्रकार से की जाती है? तो उसमें से अगर हम लोग फिगर नंबर 1 देखेंगे, फिगर नंबर 1 को अगर हम लोग देखेंगे तो एक ये तरीका होता है जिस तरीके का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा गियर ट्रेन्स को लुब्रिकेशन करने के लिए किया जाता है। तो ये ओपन टाइप का गियर असेंबली होता है। ओपन टाइप का गियर असेंबली मतलब नॉर्मल आंखों से हम लोग उन गियर्स को देख सकते हैं, फिजिकली छू सकते हैं, तो दैट इज नोन एज ओपन टाइप गियर असेंबली। तो ऐसे ओपन टाइप गियर असेंबली के लिए ये पहला मेथड जो यहाँ पे ड्राइंग में हम लोग देख रहे हैं, ये पहला मेथड इस्तेमाल में लाया जाता है। मतलब क्या है कि यहाँ पे गियर्स को ऑयल कैन या ब्रश के द्वारा क्या किया जाता है? ग्रीसिंग या ऑयलिंग जो है वो ग्रीसिंग या ऑयलिंग की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट मेथड जो है हम लोग फिगर नंबर 2 में यहाँ पे मैं एरो से आपको दिखा रहा हूँ, ये जो सेकंड मेथड है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑयल ड्रॉप मेथड। ऑयल ड्रॉप मेथड के लिए अलग अलग क्या लगे हुए रहते? कैप्स लगे हुए रहते, लुब्रिकेटर्स लगे हुए रहते। ये लुब्रिकेटर जो है वो लुब्रिकेटर्स के अंदर ग्रीस या ऑयल जो है वो डाला जाता है और वो यहाँ से निकलता हुआ गियर की तरफ उसको क्या किया जाता है? पहुंचाया जाता है। तो
ये एक तरीका है जिससे गियर ट्रेन्स को हम लोग लुब्रिकेट कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो मेथड है उस मेथड को कहा जाता है स्प्लैश फीड मेथड। स्प्लैश फीड मेथड मतलब क्या है कि गियर ट्रेन को एक पर्टिकुलर लेवल तक, गियर ट्रेन के अंदर पर्टिकुलर लेवल तक क्या किया जाता है, ऑयल को भर दिया जाता है। जैसे हम लोग फिगर नंबर 3 के अंदर यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये ऑयल भरा हुआ है। सो जैसे गियर ट्रेन स्टार्ट होती है या गियर्स फंक्शन करना चालू हो जाते हैं, तो वहां पे इनके साथ में कभी कभार ग्रीसिंग ऑयलिंग के लिए क्या क्या हो रहते हैं, रिंग लगा हो रहते हैं, या कुछ में गियर्स ही लुब्रिकेशन का काम करते हैं। मतलब क्या है, जैसे आपका गियर ट्रेन स्टार्ट होगा, गियर्स फंक्शन करना चालू हो जाएंगे, पर्टिकुलर स्पीड में आएंगे, तो वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर लेवल तक ऑयल में डूबने की वजह से वो गियर क्या करते हैं, जो गियर्स ऑयल के कांटेक्ट में आते हैं वो गियर स्पीड में चलने के बाद या उसकी चाल स्टार्ट होने के बाद वो क्या करते हैं, उस ऑयल को या लुब्रिकेंट को घुमाते हुए प्रेशर से ऊपर की तरफ ढकेलते हैं, और जिसकी वजह से ये बंदिस्त जो गियर ट्रेन होती है या गियर बॉक्स होता है उसके अंदर सभी गियर्स को ऑयल जो है, ये ऑयलिंग या लुब्रिकेशन जो है वो किया जाता है या हो जाता है। ये ऑटोमेशन में चलता है, ऑटोमेटिकली होता है, उसके लिए हमें लुब्रिकेशन करने की जरूरत नहीं होती। ये मेथड मोस्ट ऑफ ऑल जो क्लोज गियर ट्रेन्स होते हैं, जैसे हमारे इंजन के अंदर होते हैं, गाड़ी के बाइक्स के इंजन्स होते हैं, उनके अंदर जो गियर बॉक्स होते हैं उनको इसी तरीके से लुब्रिकेशन किया जाता है। तीसरा जो तरीका है, चौथा जो तरीका है सॉरी, उस चौथे तरीके को हम लोग स्प्लैश या बाथ लुब्रिकेशन सिस्टम कहते हैं। स्प्लैश या बाथ लुब्रिकेशन सिस्टम के नाम से कहा जाता है। ये पंप, ऑयल पंप जो होते हैं उनके थ्रू ये लुब्रिकेशन गियर सिस्टम को की जाती है। सिस्टम में कैसे होते हैं, जहाँ पे गियर्स लगे हुए हैं और जहाँ पे हम लोग गियर बॉक्स के अंदर ऑयल को पूरी तरीके से नहीं भर सकते हैं या तीनों इन तरीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहाँ पे क्या किया जाता है, अंदरूनी एक छोटी पाइपिंग सिस्टम जो है वो बनाई जाती है, बनाई हुई रहती है। जैसे कि हम लोग ड्राइंग में देख रहे हैं, गियर बॉक्स के अंदर वो पाइपिंग सिस्टम बनाई गई है, और बाहर की तरफ प्रेशर लुब्रिकेटर्स जो होते हैं वो लगे हुए रहते हैं। तो जैसे ही मशीन स्टार्ट होता है, ये क्या काम करते हैं, प्रेशर से ऑयल जो है उन तक पहुंचाने का काम करते हैं, और जिसकी वजह से गियर्स जो है, ये गियर्स क्या होते हैं, हमेशा लुब्रिकेटेड हमें मिलते हैं। सो उसका एक तरीका, बेस्ट एग्जांपल दिखाया गया है कि जैसे ट्रेन के व्हील्स होते हैं वो ज़्यादा फ्रिक्शनेट होते हैं ट्रैक के साथ में और उनका घिसा हो सकता है, उसको बचने के लिए क्या किया जाता है, ऑयल का थोड़ा सा छिड़काव किया जाता है। तो यहाँ पे मैं फिगर नंबर 4 में आपको वही दोनों चीज़ों को दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से स्प्लैशिंग की जाती है ट्रेन के व्हील्स के ऊपर और उसको लुब्रिकेशन करके फ्रिक्शन होने से उसको बचाया जाता है। सो ये मेथड्स है, इन मेथड्स का अभी यहाँ पे ये व्हील दिखाया है, लेकिन गियर ट्रेन्स में इसी तरीके से क्या किया जाता है, लुब्रिकेशन किया जाता है, स्प्लैश फीड मेथड जिसको हम लोग कहते हैं। सो अलग अलग टाइप के गियर सेट के अंदर इस प्रकार से लुब्रिकेशन के लिए पाइपिंग की रहती है और प्रेशर फील्ड लुब्रिकेटर्स के थ्रू उनको क्या किया जाता है, प्रेशर से ऑयल का मारा उन गियर्स के ऊपर किया जाता है, जिसकी वजह से लुब्रिकेशन होने का काम वहाँ पे अच्छे तरीके से होता है। तो ये सभी चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम लोग गियर ट्रेन जो है उनको क्या कर सकते हैं, लुब्रिकेट कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने गियर ट्रेन्स को लुब्रिकेशन करने की जो टेक्निक है वो भी समझ ली है। सो थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे हमारा गियर, टर्मिनोलॉजी ऑफ गियर, गियर ट्रेन्स और लुब्रिकेशन ऑफ अ गियर ट्रेन्स, ये टॉपिक जो है पावर ट्रांसमिशन का, ये एंड होता है। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग रोप और रोप ड्राइव के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। टिल देन, गुड डे।